अपने बदलते हुए हालात देख देख कर बिन्नों की बार बार रुलाई फूट रही थी। देखते ही देखते क्या हो गया था। मायके में उसकी खिलखिलाती हंसी, वो चुलबुलापन, चहचहाना और वह बचपना, सब कुछ एक ही झटके में खत्म सा हो गया। लेकिन उसने तो न जाने कितने सपने संजोए थे और क्या क्या सपने दिखाए थे उसकी सहेलियों ने, उसके घर वालों ने और मिलने वालों ने। जिसे देखो वह यही कहता था, तेरे तो ऐस हो गए बिन्नो, अरे मांग कर लड़की ले जा रहे हैं, राज करेगी राज अपने घर में। नानी की यह आवाज उसके कानों में अभी तक गूंज रही थी। विदाई के बाद जब वह ससुराल पहुंची तो वहां की रस्म वगैरह निपटते निपटते रात के 1 बज गए। थकी हारी बिन्नो इसी प्रतीक्षा में थी कि कोई आकर उससे कहेगा कि जाकर सो जाओ। थोड़ी देर बाद उसकी सास आई और बोली, जा सो जा बिन्नो, रात बहुत हो गई है। बिन्नो को तो जैसे मनचाही मुराद मिल गई, पर अपनी सास की आगे की बात सुनकर उसे लगा कि उसका यह सुख तो क्षणिक ही था। और फिर सवेरे तुझे जल्दी भी उठना है। देख, संजू के बाबा दादी को सुबह 4 बजे उठने की आदत है, उन्हें उठते ही चाय चाहिए होती है। वे लोग तेरे हाथ की चाय पीने की जिद कर रहे हैं। अपने कमरे में आई तो संजू गहरी नींद में सो चुका था। बिन्नो बिना कोई आहट किए उसकी बगल में लेट गई। दिन भर सिर झुकाए बैठे रहने की वजह से उसकी गर्दन दुख रही थी। लेटते ही पलकें झपकने लगी। उठ बिन्नो, 9 बज गए, अब तक सोती रहोगी। 2 बार चाय रख कर गई, दोनों बार ठंडी हो गई। दीदी ने उसे झंझोड़ते हुए कहा, अरे सोने देना बेचारी को, आज कौन सा कॉलेज जाना है। पापा की प्यार भरी आवाज आई जिसने एक मीठी लोरी का काम किया और बिन्नो चादर मुंह तक ओढ़कर और गहरी नींद में सो गई। उसने दीदी की बात पर कोई ध्यान न दिया। सो ले लाडो, जब ससुराल में सास की झिड़की पड़ेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। दीदी मुस्कुराती हुई चली गई। मायके में थी तो वहां कोई भी उसे 8-9 बजे से पहले नहीं उठाता था। घर में सबसे छोटी होने के कारण कोई काम भी करना नहीं पड़ता था। यहाँ तो चाय भी उसे ही बनानी पड़ेगी, वह भी सुबह 3 बजे उठकर। घर में इतने नौकर चाकर हैं, फिर भी उसे ही कहा गया। बातों को याद करते करते न जाने कब सो गई। वह आंसू ढुलक कर उसके गालों पर आ गए और सूख कर अपना निशान छोड़ गए। दरवाजे पर जोर की दस्तक से उसकी आंख खुली। ठीक 3 बजे थे। दरवाजा खोला तो सामने सास खड़ी थी। बिना कुछ बोले वह चली गई। कितना कठोर लग रहा था उनका चेहरा। उसे माँ याद आ गई। उसका रोना फूट पड़ा। दिन भर में यही तो एक समय था जब उसे रोने को मिल सकता था। सारे दिन तो उसको देखने वाले का तांता लगा रहता था। जी हल्का होने पर उसने वॉश बेसिन में जाकर अपना मुंह धोया। पानी के साथ आंसू भी बह गए। ससुराल में उसका एक और दिन शुरू होने जा रहा था। पिछले 4 दिनों में बिन्नों का बुरा हाल हो गया था। सिर झुकाए बैठे बैठे चारों तरफ तमाम औरतों का जमघट अपनी कचर पचर लगाए रहता था। सवेरे से ही उसे नहा धोकर तैयार हो जाना होता था। बैठक में जमीन पर दरी और उस पर गद्दे और तकिए बिछा दिए गए। सारी बिरादरी और मोहल्ले की औरतें उसके चारों ओर बैठ जाती थी। सबकी सब उसे ऐसे देखती मानो बायोलॉजी की क्लास में इकलौते कटे हुए मेंढक को देखने पूरी क्लास जुटी हो। कटे हुए मेंढक की तरह बिना हिले डुले बीच में सिर झुकाए बैठी रहती। एक एक करके सभी औरतों की बारी आती तो वह बिन्नों के पास आकर उसका घूंघट उठाकर उसे देखती और रुपए पकड़ा जाती। बिन्नों रुपए लेकर उनके पैर छूती। रुपए बगल में बैठी अपनी ननद मंजू को पकड़ा देती। एक दिन दोपहर में सारे मेहमानों के जाने के बाद मंजू बोली, चलो भाभी कमरे में चल के जरा आराम कर लो। कमरे में आई 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि नीचे से किसी महिला की बड़ी जोर की आवाज आई, अरे बहन जी माफ करना, आने में थोड़ी सी देर हो गई, पर हम क्या इतने गैर हो गए कि हमारा 2 मिनट इंतजार भी नहीं किया गया। बहू को बिना हमारे देखे ही छुपा दिया। कोई कोठे वाली लड़की तो नहीं ले आई। अच्छा खासा हंगामा खड़ा हो गया। तब तुरंत उसकी सास ने ताकीद कर दी कि बिना उनकी इजाजत के बहू अपने कमरे में नहीं जाएगी। अच्छा नहीं लगता कि उसे देखने वालों के बेवजह इंतजार करना पड़े। मायके में इतनी लाडली थी सबकी कि उसके कहीं भी आने जाने पर किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं थी। मस्त तितली की तरह उड़ती फिरती वह सब जगह, और यहाँ अपने कमरे में जाने के लिए भी सास की आज्ञा की आवश्यकता थी। तितली के पर काटने पर उसे कैसी तकलीफ होती होगी अब पता चला। बिन्नों को पड़ोस की चक्की ताई अगले दिन आई थी। 5-6 औरतों के बाद उनका नंबर आया। जैसे ही उन्होंने बिन्नों का घूंघट हटाया, अपनी काय काय वाली आवाज में बिन्नों की सास को मेड़ना शुरू किया। अरे वाह, हमको तो पता ही नहीं था कि मुंह दिखाई में मुंह के अलावा भी कुछ देखना होता है। यहाँ तो यह सब कुछ उड़ेले बैठी है। हम बुढ़िया को ही बुलाना था तो इतने खुले गले का ब्लाउज पहनाने की क्या जरूरत थी। फिर बुआ सास की ओर मुंह करके बोली, इसे जरा कंट्रोल में रखना, यह तुम सबको उंगली पर नचा देगी। बिन्नू बहुत घबरा गई। उसे उम्मीद थी कि घर का कोई सदस्य उसकी तरफ से बोलेगा, पर कोई नहीं बोला। अगले दिन सवेरे कमरे का दरवाजा खोला। बुआ जी और उनके पीछे बिन्नू की सास खड़ी थी। दोनों धड़धड़ाती हुई कमरे में अंदर आई। बिन्नू, तुम्हारे पास कोई ऊंचे गले का ब्लाउज नहीं है? बिन्नू की बुआ सास उसकी अलमारी पर नजर मारते हुए बोली, है बुआ जी, एक वो साड़ी के साथ है। ठीक है, तो आज वही पहनकर नीचे बैठना। कहते हुए बुआ जी ने कड़ी नजर से संजू की माँ की ओर देखा, मानो कह रही हो कि तुम भी तो कुछ डांटो। बिन्नू की सास ने आदेश पारित किया, और आगे से भी ध्यान रखना कि ब्लाउज ऊंचे गले वाली और ढकी हुई हो।
सास जी बिन्नों को आदेश देकर अपना कठोर चेहरा लेकर नीचे चली गई। बिन्नों डबडबाई आंखों के धुंधलेपन में अपनी साड़ी ब्लाउज टटोलने लगी। दादी मैं अपनी जींस स्कर्ट वगैरह भी रख लूं? शादी के समय अपने सामान की पैकिंग करते समय पूछा था बिन्नों ने। जवाब नानी ने दिया था, वह लोग कह गए हैं कि तुम्हें बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखेंगे, जैसे मंजू वैसे ही तुम। मंजू तो यह सब पहनती है और वह तो तुझसे 3 साल बड़ी भी है। ले जा, साड़ी की तुझे आदत ही कहाँ है। वाकई साड़ी तो उसने एक ही बार पहनी थी। सारी सहेलियों ने तय किया कि दीदी की शादी में सब साड़ियां ही पहनेगी। साड़ी पहनकर जब वह बाहर निकली थी तो सबने उसकी बुरी बुरी प्रशंसा की थी। उसके पापा तो उसे देखते ही रह गए थे। नानी से बोले थे, देखो माँ कितनी बड़ी लग रही है अपनी बिन्नों, बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती है। सबकी आंखों में आंसू आ गए। बिन्नों ने तुरंत जाकर शीशे में स्वयं को निहारा और दीवार पर टंगी हुई माँ की तस्वीर से अपना मिलान करने लगी। पापा सही कह रहे थे, अगर वह साड़ी पहने हुए अपनी फोटो माँ की फोटो के बगल में लगा दे तो दोनों एक सी लगेगी। अंतर केवल एक ही होगा कि माँ की फोटो पर हार टंगी थी। दीदी की जयमाला के समय जब वह दीदी के साथ चलकर मंच तक आई तो संजू की नजर उस पर ठहर सी गई। सुना है घर जाकर उसने जिद पकड़ ली कि वह शादी करेगा तो बिन्नों से ही। तब संजू के माँ पापा बिन्नों के घर रिश्ता लेकर आए थे। बिन्नों के पापा ने उन्हें समझाने की कोशिश की, हमारे अहो भाग्य जो आप लोग हमारे घर तक आए, पर लड़की तो अभी 11वीं में ही पढ़ रही है, अभी बहुत छोटी है। बिन्नों की सास ने उनकी बात काटी। हमारे बेटे ने आज तक जिस खिलौने पर भी हाथ रखा वह घर में आ गया, फिर यह तो बड़ी चीज है, उसकी जीवन संगनी है और हमारे घर की लक्ष्मी भी। जब उसने पसंद कर ली है तो लड़की तो हमारी हुई, हम थोड़ी प्रतीक्षा कर लेंगे। पापा ने फिर कहा, देखिए अभी बड़ी की शादी करके निपटा हूँ, इसके बारे में तो सोचा ही नहीं। एक तो सबसे छोटी और फिर बिन माँ की बच्ची, इस बेचारी को तो कुछ भी नहीं आता, न घर संभालना खाना पकाना। यह बेचारी तो ठीक से साड़ी भी नहीं बांध पाती है। उसकी आप चिंता न करें, संजू की मम्मी ने बीच में ही टोका। भगवान की दया से घर संभालने और खाना वगैरह बनाने के लिए नौकर चाकर हैं हमारे घर में, इसको तो रसोई में कदम भी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रही साड़ी वगैरह की बात, तो जैसे हमारी मंजू वैसे ही बिन्नो। और फिर आजकल तो लड़कियां जींस पैंट में घूमती हैं। मंजू के जाने के बाद यही तो उसकी कमी पूरी करेगी। पापा ने कितना समझाया था पर उनकी एक न चली, वे रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। बिन्नो की सास दोबारा कह गई थी, भाई साहब चिंता मत करिए, बिन्नो बिल्कुल मंजू की तरह रहेगी। यह सब ढकोसला था। बिन्नो को तो खुले गले की ब्लाउज पहनने से भी मना कर दिया गया, फिर वह जींस या स्कर्ट के सवाल तो भूल ही जाए। बिन्नो ने डबडबाई आंखों से नीली जरी की साड़ी और ऊंचे गले का ब्लाउज निकाल कर पहना और नीचे आ गई। फिर वही बायोलॉजी का मेंढक और पूरी की पूरी क्लास। उस दिन फर्क केवल इतना था कि क्लास में चेहरे कुछ नए थे। वह कटे मेंढक की तरह निर्जीव सी बैठी रही और मशीन की तरह पैर छू छू कर रुपये मंजू को पकड़ाती रही। उसके अंदर ही अंदर रुलाई के बादल उमड़ रहे थे। क्या सुहाने दिन थे मायके के, और अब क्या हो गया। उसका जी चाह रहा था कि सब लोग थोड़ी देर के लिए विलीन हो जाएं, उसे अकेला छोड़ दें, जिससे वह भी जी भर के रो ले, जैसे वह छुटपन में माँ की गोद में छुपकर रोती थी। एक बार माँ की गोद में खुश हुई तो मानो सारी दुनिया विलीन हो गई और वह अकेली हो गई। घूंघट के अंदर ही उसकी रुलाई निकल पड़ी। इससे पहले कि अगली औरत मुंह दिखाई के लिए आ पाती, बिन्नू ने जल्दी से रुमाल घूंघट के अंदर ले जाकर आंसू पोंछ लिए। पास ही बैठी मंजू ने पूछा, तबीयत तो ठीक है ना भाभी। बिन्नू ने बहाना बना दिया, सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है। बिन्नू की सास को बताया गया तो तुरंत आदेश हो गया कि मंजू बिन्नू को उसके कमरे में ले जाए। कमरे में पहुंचकर बिन्नू को बड़ी राहत मिली। मंजू ने उसका घूंघट हटाकर उसे लेटा दिया और उससे सिराने बैठकर उसका सिर दबाने लगी। रहने दो दीदी, अभी ठीक हो जाएगा। दोनों बातें करने लगी। धीरे धीरे बिन्नू का ध्यान बटा तो उसका जी हल्का हो गया। धीरे धीरे दोनों की बातों का दायरा बढ़ता गया। अपने अपने कॉलेज की बातें, सहेलियों के किस्से, फिल्मों की बातें, न जाने क्या क्या बातें होने लगी। वक्त का पता ही न चला। न ही बिन्नू को यह ध्यान रहा कि वह अपनी ससुराल में। अचानक बात करते करते मंजू ने चक्की ताई की नकल उतारी। बिन्नू का तो हंसकर बुरा हाल हो गया। उसके ठहाके उसके कमरे से होते हुए शायद नीचे तक पहुंच गए, जिसका पता तब चला जब बुआ जी दहाड़ी देखो तो कैसे खीखी कर रही है मुंह फाड़ के। इतना भी ख्याल नहीं है कि घर में मेहमान बैठे हैं। किसने कहा था भाभी, यह 1.5 बित्ते की लड़की उठा लाने को? घर वालों ने जरा भी तमीज नहीं सिखाई। बिन्नू की हंसी को ब्रेक लग गया। उसे ध्यान आया कि वह अपने ससुराल में है, पर तब तक देर हो चुकी थी। उसकी सास ऊपर आ चुकी थी। आते ही उन्होंने मंजू को डांटा, क्या खीखी लगा रखी है, तुझे बिन्नू को आराम कराने के लिए भेजा था। ऐसे भी भला हंसा जाता है कि पूरा पूरा मोहल्ला सिर पर उठा ले। डांटा तो मंजू को था, पर बिन्नो जानती थी कि निशाना वही थी। सास अपना कठोर चेहरा लेकर वापस चली गई। मंजू भी माँ की डांट खाकर खिसक ली। बिन्नो को मायके की याद आ गई। एक दिन उसने घर भर से रूठ कर मौन व्रत धारण कर लिया था। न सिर्फ पूरा घर बल्कि मोहल्ले की कुछ पड़ोसिनें भी आ गई थी, यह पूछने की आज बिन्नो घर पर नहीं है क्या। उसकी हंसी नहीं सुनाई पड़ी। पापा ने ऑफिस से आते ही पूछा, तेरी तबीयत तो नहीं खराब है? आज तेरे ठहाके नहीं सुनाई पड़ रहे। नहीं ठीक हूँ। तो फिर बेटा हर समय हंसती ही रहा कर,
तेरी हंसी की आवाज़ बंद होती है तो मुझे घबराहट होती है कि कहीं तू बीमार तो नहीं है। एक मेरा पीहर था जहाँ मेरी हंसी की इतनी कदर थी, और ये एक यहाँ अकेले कमरे में वह फूट फूट कर रोने लगी। आखिर छोटी सी बच्ची ही तो थी बिन्नो। इतने अजनबियों के बीच में किससे कहे वह अपने मन की व्यथा। सभी नए लगते थे और पराए भी। संजू पर भी कितना विश्वास करे, कहीं उसी ने मम्मी से जाकर शिकायत कर दी तो घर पर फोन करेगी तो वहां सबको तकलीफ होगी। कितनी हिम्मत बांध कर भेजा था सबने। तू जिस घर की अमानत है उसी घर में जा रही है, उस घर में तुझे माँ मिलेगी, अब वही तेरी माँ है। ऐसी भी कहीं माँ होती है, बिल्कुल पत्थर। पहले तो कितनी बढ़ चढ़ कर बातें करती थी और अब मेरे पापा को भी बुद्धू बनाया। बिन्नू रोते रोते सो गई। शाम को 5 बजे आंख खुली तो उसका सिर भारी हो रहा था। ससुराल, शादी, पति, सासू माँ, नया घर, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था उसे। उसने अपनी सहेलियाँ, अपनी आज़ादी याद आने लगी। ऐसी तबीयत अगर उसके घर में हुई होती तो उसने पूरा मोहल्ला सिर पर उठा लिया होता और पूरा मोहल्ला ही उसकी तीमारदारी में लग गया होता। उसका मन हो रहा था कि वह बस किसी तरह उड़कर अपने घर पहुंच जाए, पर अभी तो उसे अपने घर जाने में 1 हफ्ता बाकी था, और फिर अगर वह चली भी गई तो कितने दिन लेगी वहां, हमेशा के लिए तो यहीं। कितनी अजीब बात है, लड़कियों के लिए अपने घर में वह उम्र भर पराए घर की अमानत रहती है, और जिस घर की अमानत है वहां पराई जैसी लगती है। दरवाजे पर खटका सुनकर वह पलटी तो देखा सास खड़ी थी। कैसी तबीयत है? ठीक हूँ, नपातुला जवाब दिया बिन्नो ने। एक तो नई बहू और फिर छोटी उम्र की होने के कारण वह डरती थी कहीं मुंह से कोई गलत बात न निकल जाए। सास ने उसका चेहरा देखा तो चौंक गई। अरे तेरी आंखें तो सूजी हुई हैं, तू रोई थी क्या बेटा? ससुराल में अपने लिए पहली बार बेटा सब सुनकर बिन्नो की थोड़ी हिम्मत बंधी। बहुत रोते हुए भी उसका 4 दिन का दबा हुआ उबाल अपने होठों पर आ ही गया। उसने रुंधे गले से कहा, माँ एक बात पूछूं? पैदा होने के बाद से लड़कियों को कहा जाता है कि वह पराया धन है, पराई अमानत है। उन्हें पराए घर जाना है जो उनका असली घर है, और जब मैं इस घर में आई जिस घर की मैं अमानत थी तो मुझे अपनाए जाने में सबको बड़ी कठिनाई हो रही है। मैं अपने मायके में सारी जिंदगी पराई अमानत रही और अब यहाँ भी पराई हूँ। कौन सा है मेरा असली घर? बिन्नो की सास थोड़ी देर घूरती रही, कुछ न बोली। शायद माँ के पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैंने ही कुछ गलत पूछ लिया, बिन्नो ने घबरा कर सोचा। बिन्नो की सास बिना कुछ बोले उसकी अलमारी से कपड़े निकालने लगी। मैंने अलमारी से तेरे कपड़े निकाल दिए, यही पहनकर नीचे आ जाना। उसकी सास इतना आदेश देकर कमरे से बाहर निकल गई। इसके अलावा कुछ न बोली। उनका चेहरा और कठोर हो गया था। सीढ़ी सीधी ड्राइंग रूम में उतरती थी। बिन्नो ने जैसे ही सीढ़ी पर कदम रखा सारे मेहमानों की सास ऊपर की ऊपर ही रह गई। बिन्नो सफेद जींस और काली टी शर्ट पहने हुए नीचे उतर रही थी। खुले बालों में वह एकदम बच्ची लग रही थी। सबसे पहले बुआ जी ही दहाड़ी, अरे भाभी देखा तो अपनी लाडो। इससे पहले कि बुआ जी अपना वाक्य पूरा कर पाती बिन्नो की सास की आवाज गूंजी, यह कपड़े मैंने ही उसे निकाल कर दिए हैं, देखो तो कितनी प्यारी लग रही है। बुआ जी कहाँ मानने वाली थी, पूरा गुबार निकालने पर उतारू थी। ये क्या गजब कर रही हो भाभी, इतने मेहमानों के सामने कुछ तो ख्याल कर लिया होता। कर लिया बहुत ख्याल, जिसने जैसा कहा मैं उससे वैसा ही कराती रही। उसका आना जाना, हंसना बोलना, पहनना ओढ़ना, सब पर अंकुश लगा दिया था। आप लोगों ने जैसा आपके सबने आदेश किया उस बेचारी ने माना, बिना चूके 4 दिन में आप लोगों का ख्याल करके मनमोस कर रही। पलटकर कुछ भी नहीं कहा। आप लोगों ने बहू बनाकर रखा, पर मैं बेटी लाई थी घर में, बहू नहीं। अगर आप सबके बहू अरमान अभी भी बाकी हैं तो मैं अभी जिंदा हूँ। आप लोग अपने अरमान मुझ पर निकाल सकते हैं, अपने अपने घर में अपनी बहुओं पर निकाल ले। मैं हूँ आपकी बहू, यह नहीं, यह मेरी बहू है। इस पर मैं अपने अरमान निकालूंगी, जैसे चाहूंगी वैसे रखूंगी। और मैं सबके सामने ऐलान करती हूँ कि यह मंजू की जगह आई है और मंजू की तरह ही रहेगी, बहू की तरह नहीं। बिन्नो इस घर की अमानत थी और अब अपने घर में आ गई है। पूरी बात एक सांस में कही गई थी। सब सहम गए थे, किसी के मुंह से कोई भी बोल नहीं फूट रहे थे। बिन्नो की खुशी का तो कोई परावार ही न था। वह समझ गई थी कि 4 दिनों के सासू माँ की कठोरता मेहमानों के व्यवहार के लिए थी, उसके लिए नहीं। वह दौड़कर उनसे लिपट गई। धन्यवाद दोस्तों।